May I come in? Yes, come in. नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। अपने नाम को गोपनीय रखते हुए अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैं राजस्थान के बीकानेर जिले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है बीकानेर की श्रीडूंगरगढ़ तहसील से पूरी की। इसके बाद बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से मैंने 2017 में BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया और उसके साथ 2019 में MSc इन कंप्यूटर साइंस किया। 2018 के RAS के द्वारा मैं अभी वर्तमान में एक्साइज इंस्पेक्टर आबकारी निरीक्षक के पद पर खेतड़ी झुंझुनू में कार्यरत हूँ। ठीक, आपकी हॉबीज क्या है? मैं ट्रैवलिंग का शौक रखती हूँ और ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हूँ। ठीक है। आप ये बताइए कि अभी ई-कॉमर्स जो भारत में है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, इससे छोटे व्यापारियों को बेनिफिट हो रहा है या उनको नुकसान हो रहा है? सर दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पे है। शुरुआती तौर पर यदि जो छोटे व्यापारी हैं वो ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स का जो व्यापार है इससे न जुड़े या इस बहती गंगा में अपने हाथ न धोएं तो उनको नुकसान है, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स या जो स्टेब्लिश्ड मार्केट के जो लोग हैं वो ही उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन यदि ये लोकल व्यापारी छोटे आर्टिजन्स जो है इनसे जुड़ जाएं और अपनी चीजों को न केवल लोकल की जगह पूरे ग्लोबल मार्केट में फैला दें तो ये उनके लिए लाभदायक भी हो सकता है। ठीक है। आप एक्साइज इंस्पेक्टर हैं जी। और आपकी पोस्टिंग श्री गंगानगर में है। सर थोड़ा सा कि मैं अभी खेतड़ी झुंझुनू में पोस्टेड अच्छा, हूँ। अभी खेतड़ी में हैं आप? जी सर। तो चलिए ठीक है। खेतड़ी अभी नीमका थाना में चला गया है। जी सर। नीमका थाना में क्या लीकर का कंजम्पशन इसी तरीके से है या वहां कम है? सर जो खेतड़ी और नीमका थाना का जो क्षेत्र है वो हरियाणा बॉर्डर जो राज्य सीमा है वहां से होता है, और चूंकि प्राइस डिफरेंशिएशन है हरियाणा की लीकर में और राजस्थान की लीकर में, तो कहीं ना कहीं वहां पर शराब का जो प्रचलन है कम है। यदि है भी तो वो बॉर्डर एरिया पे ज्यादा है जहाँ पे हरियाणा से जो आ रही शराब है उसका सेवन किया जाता है। लीकर पॉलिसी क्या है राजस्थान सरकार की? सर राजस्थान की लिकर पॉलिसी जो वर्तमान में है वो 2022 में लाई गई थी, जो आबकारी व मद्य निषेध जो है नीति है, जिसमें एक तरफ हम मद्य निषेध यानी कि शराब के जो प्रोत्साहन है उसको कम करके उसको हतोत्साहित करके इसके चलन को और एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर जो आदी हैं इसके या जो इसका रेगुलर सेवन करते हैं उनके लिए हम क्वालिटी प्रोडक्ट जो है मार्केट में लाई, जो कम तेजी का हो, जो कम से कम उनकी स्वास्थ्य को जो है हानि करे, ऐसा लाने की हम कोशिश करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा अजीब सी बात है कि एक तरफ हम मद्य निषेध को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम टैक्स भी कमाना चाहते हैं और हम क्वालिटी वाली देख करके उनको और एडिक्ट कर रहे हैं कि तुम पीते रहो इसको? सर सरकार और एक आदर्श समाज के रूप में यही हमारा एक आदर्शात्मक स्थिति यही है कि शराब निषेध हो, शराब बंदी हो, परंतु वर्तमान परिस्थितियों से दोनों तरफ से, न लोगों के तरफ से भी तथा रेवेन्यू वाइज भी वर्तमान में फटाल तरीके से इसको लागू करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम 1980 में एक बार करके इसका प्रयोग देख भी चुके हैं। तो जब तक कि हम पूर्ण शराबबंदी न कर पाए उस दौर पर क्रमिक रूप से धीरे धीरे जो है शराब के बढ़ते प्रचलन को हतोत्साहित करें और जितना हो सके कंट्रोल करें, इस तरह से ये पॉलिसी लागू करी गई है। ठीक है। आप एक महिला अधिकारी हैं और एक आबकारी, आप जानते हैं कि जो बेचने वाले हैं वो भी एक तरह से बहुत गुंडे टाइप के, या कह सकते हैं ऐसे कि सामान्यतः वो लड़ाकू टाइप के ही होते हैं बात बात पे। आप जब रेड डालने जाती है तो आपको क्या चुनौती महसूस होती है एक महिला के तौर पे? सर एक महिला के तौर से ज्यादा एक आबकारी निरीक्षक के तौर पर मुझे संसाधनों का अभाव जो है इस विभाग में और इस मेरे कार्यालय में अधिक महसूस होता है। हमारे पास मानव संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी है, स्किल्ड जो है इस संसाधन हमारे पास नहीं है, और जो मटेरियल भी होता है चाहे वो गाड़ी हो, जाप्ता हो, हथियार हो, उनकी एक कमी हम महसूस करते हैं। दूसरा, समाज में जो है शराब के प्रति एक जो सामान्य भावना है वो नकारात्मक होती है, जबकि विभाग इसको एज ए बिजनेस देखता है कि बिजनेस कर रहे हैं लोग, अपना पैसा लगाए बैठे, तो जो युक्ति संगत उनको रेवेन्यू है वो मिलना चाहिए। परंतु कई बार इनके साथ देखा जाता है कि गांव वाले मारपीट करते हैं, तो ऐसे मौकों पर भी हमें जाना पड़ता है। तो दो तरीके से, एक तो संसाधन वाइज, दूसरा एक जन भावना के रूप में एक चुनौती महसूस करते हैं। दिल्ली शराब घोटाला क्या है? सर दिल्ली में एक नई आबकारी नीति 2021 में लाई गई थी, परंतु उसको 6 महीने में ही वापस ले लिया गया था। तो ऐसे में इस पर CBI प्रोब हुई और इसको लागू करने में और जो नई नीति लाई गई थी उसके कारणों में भी कुछ अनियमितताएं पाई गई। तो ऐसे में जो इस विभाग के जो प्रमुख थे उनको CBI द्वारा पूछताछ करी गई और पूछताछ में कुछ अनियमितताएं पाए जाने से उनको गिरफ्तार किया गया।
ठीक सर, प्लीज। आप खेतड़ी जो क्षेत्र जहाँ पे आप काम कर रही है, वहाँ पे शराब निषेध के लिए लोगों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? सर सबसे पहले तो जो है हम मद्य निषेध नीति के तहत टाइमिंग जो है शराब दुकानों की उसको मेंटेन करते हैं 10 से 8। दूसरा, जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हाईवेज हैं, उनके आसपास शराब की दुकानें न हो, इसका हम पूर्णतः इसको एश्योर करते हैं इस चीज को। तीसरा, जो हथकड़ का में लिप्त जो परिवार है, तो प्रथम तो हम उन पर केस बनाते हैं। वो ठीक है, वो समझ गया जी। बट आप तो उस क्षेत्र में लोगों को इस प्रकार से प्रेरित करने के लिए क्या करोगे, क्या नया इनिशिएटिव लोगे, क्या आपने सोचा है कि वो लोग शराब पिए ही ना? सर हम इस पद पर रहते हुए हम ये प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह का विज्ञापन किसी भी जगह पर न हो शराब से संबंधित। सभी शराब बॉटल्स पे, सभी शराब दुकानों पर। नहीं, आपको तो रोकनी है, वहाँ पे लोगों को पीने के लिए मना करना कि आपको पीना ही नहीं है, उसके लिए क्या कैंपेन चलाओगे? सर वो नहीं कह रहा कि आप अकॉर्डिंग टू रूल चल रही है, वो नहीं कह रहा, आप अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव करोगे? सर अपनी तरफ से जो 18 वर्ष से कम के लोग हैं उनको किसी भी तरह से न बिके इसका इंश्योर करेंगे, और उससे जो अधिक उम्र के लोग हैं वो चूंकि अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, तो उनको रोका जाना तो उनके अधिकारों का हनन होगा, परंतु नियमबद्ध रहते हुए जो जो कार्य हम कर सकते हैं उनको हम पूर्णतया करने का श्योर करेंगे। खेतड़ी का अभी नए जिले में विलय हो गया है, कौन सा है वो? नीम का थाना। इससे झुंझुनू के रिसोर्सेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सर झुंझुनू के जो खेतड़ी कस्बे से संबंधित रिसोर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो माइनिंग वाला पूरा एरिया है, जिसमें माइनिंग जो पत्थर की माइनिंग होती है वो, और साथ ही साथ जो तांबे का जो HCL है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो वहां का एक बहुत बड़ा रिसोर्स में आता है, वो अब नीम का थाना में चला जाएगा। दूसरा जो खेतड़ी क्षेत्र है, हालांकि पूरा झुंझुनू ही जो है आर्मी से जो लोग ज्यादा डिफेंस के जो लोग हैं उनसे समृद्ध है, लेकिन खेतड़ी में भी उनकी बहुलता है, तो कहीं ना कहीं उनसे आने वाला भी एक रेवेन्यू जो है वो कम होगा। एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उसका स्ट्रक्चर बताइए आप ऊपर से। सर अगर विभागीय स्तर पर ही देखें तो सबसे ऊपर जो है ब्यूरोक्रेसी में आबकारी आयुक्त होते हैं, जो उदयपुर बैठते हैं आबकारी आयुक्त कार्यालय में। उनके नीचे संभाग स्तर पर एडिशनल कमिश्नर, अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, सभी फिलहाल 7 हैं, जिनको अभी नए जिलों बनने के बाद बढ़ाया जाएगा। तो संभाग स्तर पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, और उनके नीचे जिला स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी जो है बैठते हैं, और उनके नीचे जिलों को अलग अलग सर्किल्स में बांटा जाता है, जिनमें हम आबकारी निरीक्षक या आबकारी CI जो है पदस्थापित होते हैं। सर्किल में बांटा गया, कितने सर्किल है? सर अभी 154 सर्किल है राजस्थान में। राजस्थान में 154 सर्किल जी। अच्छा, आबकारी जो डिपार्टमेंट है वो किस विभाग के अंतर्गत आता है सचिवालय में? सर ये वित्त विभाग के अंतर्गत आता है, फाइनेंस तो डिपार्टमेंट। वित्त विभाग का भी कोई सेक्शन होगा? सर आयुक्त के ऊपर सचिव स्तर पर हमारे जो है वित्त सचिव जो है। कौन है? सर अभी वित्त सचिव के पाठक जी जो है वो आबकारी वाला डिपार्टमेंट देख रहे हैं। आबकारी। अच्छा, फाइनेंस के 3 सेक्शन है, कौन कौन से हैं वो? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं है। ये अंतर सेवा संगठन अधिनियम एक आया है, उसमें क्या है, क्या बेसिकली बात है जिसका विरोध भी हो रहा है कि अंतर सेवा संगठन? माफ करिए मैम, इस बारे में पढ़ा नहीं जानकारी अभी तक। कोई बात नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली सरकार, ऐसा भी कोई अधिनियम आया है? जी मैम, अभी क्या है उसमें? उसमें जो दिल्ली क्षेत्र पे जो ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है, उसमें जो LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जो है, उनको अधिक अधिकार दिए गए हैं इस अधिनियम के तहत, बजाय कि जो दोनों में एक अधिकारों का बांटा गया है, जो दिल्ली की चुनित सरकार है और जो LG वहां बैठते हैं उनके बीच में। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ तो उसमें शराब निषेध के संदर्भ में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट हुए, ऐसे कोई मूवमेंट बताओ कि कब कब ऐसा कुछ हुआ है कि मद्य निषेध से संबंधित मूवमेंट हुए? मैम, जो दांडी आंदोलन के बाद में जो महिलाएं सक्रिय हुई थी इस क्षेत्र में, उनके द्वारा अपने क्षेत्र में जो शराब की और ताड़ी की जो दुकानें हैं उनको बंद करवाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। उसी के साथ वर्तमान में हम देखें, उसके बाद में स्वतंत्रता के पास में गुरुशरण छाबड़ा जी, जो जयपुर से ही संबंध रखते हैं, उन्होंने इस राजस्थान राज्य के लिए एक शराबबंदी रूपी आंदोलन चलाया था, जो अभी भी क्रियाशील अवस्था में है, उनके परिवार द्वारा चलाया जा रहा है। और इसी के कारण राजस्थान सरकार ने भी गुरु छाबड़ा जी के लिए एक अभियान चलाया है, जिसमें शराबबंदी को प्रोत्साहित करते हैं। चलिए, मैं आपकी ऑनलाइन शॉपिंग पे वापस आता हूँ। अमेजॉन जी, अमेजॉन का लोगो क्या है? सर अमेजोन का नाम लिखा होता है और A to Z पे एक एरो जो है वो लाएगा कि A to Z सभी चीजें इस तरह का वो डिनोट करते हैं। ओके,
बट Amazon बहुत बड़े लॉस पे चल रही है, बट स्टिल इट इज नॉट क्विटिंग इंडिया. व्हाई? सर, भारत विश्व का एक ऐसा बाजार है जहां पर जो आया है वो कुछ ना कुछ गेन करके गया है. यहाँ हर वर्ग जो है स्पेशली ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक्टिव है वर्तमान में. तो ऐसे में जो है एक शॉर्ट टर्म लॉस के चक्कर में वो अपना लॉन्ग टर्म मार्केट जो है छोड़ नहीं सकते हैं. और न केवल ई कॉमर्स में बल्कि ओटीटी के क्षेत्र में भी जो है अमेजोन इंडिया में अपनी पेठ जमा चुका है. तो फिर अलीबाबा क्यों नहीं आया है? सर, अलीबाबा चूंकि बेसिकली एक चाइनीज बेस्ड कंपनी थी और भारत की जो एक भावनात्मक रूप से चाइनीज सामानों के प्रति, उस संस्था के प्रति जो है एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं रहा, नेगेटिविटी रही. ऐसे में वो यहाँ उन्होंने एक बार अपना मार्केट लॉन्च किया था, परंतु चूंकि वो सक्सेसफुल नहीं हुए, ऐसे में वो वापस जाना पड़ा. चाइनीज प्रोडक्ट की आपने बात करी अभी, लैपटॉप्स और टैबलेट्स, इन पे बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है. व्हाई? सर, भारत चूंकि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में तो बहुत आगे बढ़ गया, परंतु हार्डवेयर के क्षेत्र में अभी भी उतना एक्टिव नहीं है. हम लगातार कोशिश कर रहे हैं मेड इन इंडिया की, पर अभी भी हमें जो है चाइना से या अन्य इस तरह के जो देश है वहां से इंपोर्ट करना पड़ता है. तो ऐसे में जो भारत के बने हुए प्रोडक्ट है वो बने, अच्छे बने, उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी उन पे लगाई जा रही है ताकि जो सस्ते और भारत में निर्मित प्रोडक्ट है उनकी मार्केट अच्छा बन पाए. अभी अपन काफी बात कर रहे थे अल्कोहल और ड्रग अब्यूज की. तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो डिजीजेस अल्कोहल और ड्रग अब्यूज के कारण होती हैं, दे शुड नॉट बी कवर्ड अंडर चिरंजीवी योजना और फॉर दैट किसी भी इंश्योरेंस का? आपका क्या मानना है? सर, इंश्योरेंस जो प्राइवेट इंश्योरेंसेज है उनमें तो कहीं ना कहीं अल्कोहल और ड्रग्स से रिलेटेड जो चीजें, चिरंजीवी योजना, सरकारी योजनाएं जो है. सर, सरकारी योजना में इस तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. क्यों नहीं है? मतलब आप ड्रग अब्यूज के कारण यू आर स्पॉइलिंग योर हेल्थ, यू आर अ बर्डन टू द स्ट्रीट एंड यू आर स्पॉइलिंग अ फैमिली. सर, जब हम एक जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देखते हैं तो ऐसे में उनको ड्रग उन तक पहुंचे ही नहीं, ये भी इंश्योर करना कहीं ना कहीं सरकार का कार्य था. उसमें हम विफल रहे तो ऐसे में हम उनको चिकित्सकीय सहायता देने से तो पीछे नहीं रह सकते. और खाली लेबल लगा देना सिगरेट और शराब के ऊपर कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इज इट सफिशिएंट? सर, एक छोटा सा एग्जांपल देंगे कि माता पिता जो है एक उम्र तक ही अपने बच्चों को हाथ पकड़ के चला सकते हैं, उनको सही गलत में विभेद सिखा सकते हैं. एक उम्र आने के बाद उनकी बुद्धि उतनी विकसित होनी चाहिए कि वो सही निर्णय ले सके. बाजार में जो है सही उत्पाद, जो हेल्दी उत्पाद भी उपलब्ध है और शराब भी उपलब्ध है. ऐसे में एक व्यक्ति विशेष का ये निर्णय स्वयं का होना चाहिए. सरकार हर क्षण आपके साथ नहीं हो सकती. आपको अपनी मोरल ड्यूटी, नैतिक ड्यूटियों के साथ अपना निर्णय लेना होगा. यदि हम उनको रोक भी देंगे इन चीजों से तो वो कहीं और से और खतरनाक ड्रग्स का उपयोग कर लेंगे. तो ऐसे में हमें उनकी मोरल, जो उनका नैतिक मूल्य है, उनमें वृद्धि करनी होगी ताकि वो सही निर्णय ले कि शराब उनके लिए कितना हानिकारक है, समाज के लिए कितना हानिकारक है. अभी बीकानेर से दो उत्पादों को या दो चीजों को जीआई टैग मिला है, कौन कौन सी हैं वो? सर, बीकानेर की उस्ता कला और जो वहाँ की जो कशीदाकारी, जो एम्ब्रॉयडरी कला है, उनको दिया गया है. उस्ता कला क्या होती है? सर, जो ऊंट की खाल पर तरह तरह की नक्काशियां करी जाती है उनके फर कटिंग के द्वारा, उसको उस्ता कला कहते हैं. ठीक है. और आप कंप्यूटर से मास्टर ऑफ साइंस किया आपने, एमएससी. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? सर, क्लाउड कंप्यूटिंग एक डिसेंट्रलाइज्ड एक ऐसा स्थान होता है जहां पर आप अपना जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं बिना एडिशनल स्पेस के, जो आपके कंप्यूटर पे सेंट्रलाइज सिस्टम पे फिजिकली नहीं है. उसको आप कहीं बाहर जो है स्पेस खरीद के वहां पे रख सकते हैं. इसकी कोई चुनौतियां भी हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की? सर, बेसिकली जो साइबर क्राइम है या जो डेटा प्राइवेसी है, ये दो इसकी मेन इश्यूज वर्तमान में हम देख रहे हैं. दूसरा जो डेटा लोकलाइजेशन का जो है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत निर्मित प्रोडक्ट बहुत कम है, ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत कम है. हालांकि एरावत नाम से अभी स्वयं गवर्नमेंट ने भी इस तरह के कई काम शुरू किए हैं, परंतु वो अभी इतने सक्सेसफुल नहीं है. तो डेटा का किस तरह से प्रयोग किया जाएगा डेटा लोकलाइजेशन के दूसरे देशों में, उसकी एक संभावना बनी रहती है. इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने डेटा प्रोटेक्शन बिल संसद में प्रस्तुत किया है, उसकी क्या प्रोविजन है? क्या वो सफिशिएंट है? सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो बिल अभी लाया गया, जो अधिनियम बन चुका है, उसमें जो है डेटा प्रिंसिपल्स यानी कि हम ग्राहक और डेटा फिड्यूशरीज यानी वो लोग जो इसका उपयोग करते हैं, उनके दोनों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में कहा गया है. वर्तमान प्रोविजंस के अनुसार अभी ये काफी जो है अल्यूरिंग लग रहा है कि इसमें बहुत से ढेर सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो डेटा को ब्रीच करने से रोकेंगे.
चाहे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड हो, बड़ी 250 करोड़ तक की इसमें पेनल्टीज हो, हर स्टेक होल्डर्स के रूल्स रेगुलेशंस हो, तो अभी ये बहुत अल्यूरिंग लग रहा है। परंतु समय के साथ चूंकि जो ऑनलाइन वर्ल्ड है इस तरह का, वो बहुत बदलाव, अपडेटेड वर्ल्ड है, हर क्षण बदलता है और डेटा इज द न्यू ऑयल, तो ऐसे में इसमें लगातार बदलाव किए जाने पड़ेंगे। क्वांटम कंप्यूटर में भारत ने अभी क्वांटम मिशन प्रस्तुत किया है अपना, तो आखिर हमें क्या जरूरत है? सुपर कंप्यूटर में हम हैं ही जितना हमें जरूरत है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में इतना पैसा निवेश करना क्या उचित है भारत के लिए अभी के समय को देखते हुए? डेफिनेटली सर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो ये ऑनलाइन आईटी का वर्ल्ड है ये बहुत फास्ट रैपिडली चेंज होता है। यदि ऐसे में हम कंटेम्प्ररी वर्ल्ड के साथ नहीं चलेंगे, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। और ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग की जो दुनिया है, ये जो जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसी को आगे इनहेंस करती है। हमने सुपर कंप्यूटर बनाया और उसको हम वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटिंग को हम एजुकेशन के क्षेत्र में या एआई के क्षेत्र में उपयोग करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि इन पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो और R&D जो है लगातार बढ़ाई जाए इनके क्षेत्र में। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।